तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बर्निंग बॉडी के बारे में जानेंगे। यानी ये एक सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी हाल ही में रिलीज़ की गई है। ये मैं आपको बता दूँ, ये एक मिनी सीरीज है, यानी कि इसकी स्टोरी एक ही सेक्शन के अंदर ख़त्म, यानी मामला पूरा एक तरह से ख़त्म होने वाला है। इसी के अंदर इसकी पूरी स्टोरी और सारी कुछ जानकारी बताई गई है। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली इसी सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके एपिसोड कितने देखने को मिले और साथ ही साथ स्टोरी क्या है, क्या आप इसे देखने पर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो या फिर नहीं, सारी कुछ जानकारी आपको देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले। हम इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे। पहले इसके बेसिक डिटेल्स यानी स्टोरी के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे जिस मूवी की, उसका नाम है द बर्निंग बॉडी, हिंदी में बोले तो जलता हुआ शरीर। यह एक 2023 की स्पेनिश अपराध टेलीविज़न मिनी सीरीज है जो लोरा सिमेंटा द्वारा लिखित और जॉर्ज टोराग्रेसा और मोना द्वारा निर्देशित है, जिसमें उर्सेला कॉर्बरे, क्रिम गुर्तरेज और जो मैनुअल पोंगा शामिल है। इसकी स्टोरी की बात करें तो 2017 में स्थापित कतानांगार्डिया अपना के वास्तविक अपराध के एक काल्पनिक चित्रण है। दोस्तों, देखा जाए तो ये रियल लाइफ पर बेस्ड मूवी है। बार्सिलोना के पास फॉक्स जलाशय में एक जला हुआ शव मिलने पर कतानाक मृतक पेड़ों पर एक पुलिसकर्मी, दो अन्य साथी और एजेंटों रोजारे और से जुड़े विषाक्त संबंधों, धोखाधड़ी, हिंसा, सेक्स घोटालों की उलझन के बारे में उजागर करता है। तो दोस्तों, एक रियल लाइफ स्टोरी है जिसका स्पेनिश में शरीर चल रहा है। लोरा सरमेंटो द्वारा निर्देशित है। इसके जो लोरा सरमेंटो द्वारा लिखित है। इसके डायरेक्टर जो है जॉर्ज टोराग्रेसा, लोरा मेना। इसमें जो स्टार हैं उर्सुला कॉर्बरा, किम ग्रुटे, जो मैनुअल पोंगा, इसाक फ्लोरेस। इसकी प्रोडक्शन कंपनी आर्काडिश मोशन पिक्चर। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा, जिसकी मूल रिलीज 8 सितंबर 2020 है। कास्ट करे में इसके कास्ट में रोज़ा के रूप में उर्सेला कॉर्बरे, एस्टर के रूप में ईवा रेलोज, अल्बर्ट के रूप में क्रिम गुर्तरेज, राउल प्रीतो और मनु, जोवी के रूप में इसाक फेरेज, पीटर के रूप में जोस मैनुअल पोंगा, सोफिया के रूप में गुइड ओमार काइतो, नेस्टर के रूप में सेंगी सेरावेर, अल्बानो ब्रूनो सेविला, सिल्वेनिया अलकाइटा, वेंसा के रूप में एलडी टैटला। जैसे कास्ट हैं इसमें, वो कास्ट तो सारे ही बढ़िया हैं। प्रोडक्शन कंपनी, उसके प्रोडक्शन की बात करूँ तो बर्निंग बॉडी एक कार्डिया मोशन पिक्चर है जिसकी शूटिंग सितंबर से अक्टूबर 2022 तक चली। यह बार्सिलोना में हुई। रिलीज सीमित श्रृंखला 8 सितंबर 2023 को रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, यानी कि कल ही हुई है। हमारे दर्शकों के कहने पर आज ही हमने इसे तुरंत इस पर एक वीडियो बनाया रिव्यू और फैक्ट का। तो दोस्तों, वीडियो से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आप शेयर करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। ये जितने ज़्यादा आप लोगों तक शेयर करेंगे उतने हमें खुशी होगी। और ये अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, पूरा खोल के उसमें बताते हैं कि क्या उसका प्रोडक्शन था। इसलिए हमारी वीडियो 1 घंटे की होती है। 1 आवर की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, जिसमें हम पूरा बताते हैं आपको कौन सी प्रोडक्शन कंपनी थी। इससे पहले उसकी स्टोरी बताते हैं, उसका रिव्यू करते हैं, उसके बारे में फैक्ट बताते हैं, कौन कौन से इसमें एक्टर्स शामिल हैं, उनकी अर्लियर लाइफ, पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में बताते हैं, कास्टिंग के बारे में बताते हैं। मतलब एक मूवी या सीरीज़ के बारे में कुल मिला के टोटली पूरी रूप से हम बताते हैं और सारी चीज़ें खोल कर बताते हैं, फुल डिटेल में बताते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो और पूरे अच्छे से आपको नॉलेज रहे। तो ये तो रही इसकी बात। इसमें हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर की, जिनका नाम है लोरा मेसा। लोरा मेसा की हम बात कर लेते हैं।
लोरा माना अल्वारेगा, जन्म 12 जनवरी 1968। ये एक अभिनेत्री, फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक है। उनका जन्म बार्सिलोना में हुआ था। ये एक अभिनेत्री के रूप में जिन्हें पिंगासा लूना, विसिन अर्डा जैसे निर्देशकों के लिए काम किया है। 1997 में उन्हें द पैरालाउंस में निर्देशन किया, जो उनकी पहली शॉर्ट फिल्म थी, और उन्हें 2000 में उनकी पहली फीचर फिल्म जैसे सेक्सो फॉर कैम्पेशन थी, जिनमें सनडांस टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में चुना गया था और मलंगा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया था। तो दोस्तों, इसके आगे की बात बताऊं तो आपको इसमें पहली फीचर फिल्म थी, पोस्ट कंपटीशन फेस्टिवल में चला गया और इससे साथ साथ मलंगा फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत भी किया गया था सर्वश्रेष्ठ फिल्म और दर्शक पुरस्कार के लिए, और फेस्टिवल डी मैगी सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता। इसकी फिल्मोग्राफी की बात करें तो एक निर्देशक, पटकथा के लेखक के रूप में इन्होंने वर्क किया है। शब्द 1997 में 14वें गोंडी पुरस्कार 2022 में ये आई थी, दिखी थी। इसका जन्म के बारे में बता दूँ तो लोरा मेंगा अल्वेरिया बार्सिलोना, इनका पूरा नाम है लोरा मेना अल्वारेगा। ये बार्सिलोना स्पेन की रहने वाली है। 12 जनवरी 1968 को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से ये इनकी एज जो है 55 हो गई है। फिल्म निर्देशन ये करती हैं और पटकथा लेखक भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। एक सबसे पहले है ना, एक डायरेक्टर और पटकथा के रूप में इन्होंने काम से किया कि सबसे पहले शब्द में इन्होंने किया था 1997 में। इसके बाद दया के बदले सेक्स 2002 में, कर्लिंग वर्ड 2003, सैन हलारियो में मृत्यु 2005, मैं तुमको प्यार करता हूँ बेवकूफ़ 2020, मेरी पत्नी के लिए एक प्रेमी 2022, एक अभिनेत्री के रूप में लोलिता नग्न 1991, ला लेटा और चंद्रमा 1996, पिज्जा अरबियाटीज 1995, उदारवादिता 1996 और रोमांस आता 2007 में इन्होंने किया। तो ये तो रही इनके बात। अब इसके आगे के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस किस ने इस फिल्म में वर्क किया है। ये बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं, तो बाकायदा इन्होंने अच्छा ही लिखा होगा और इनकी डायरेक्टिंग भी एक अच्छी होती है। बस इनके डायरेक्शन में थोड़ी सी कमियां होती हैं, वो इन्होंने अपना इम्प्रूव कर लिया है। इसके बाद हम स्टार की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से स्टार हैं, उनकी अर्लियर लाइफ, सब कुछ बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार हैं जिनका नाम है उर्सुला कोब्रे डेलगांडो। जन्म इनका 11 अगस्त 1989। ये एक स्पेनिश अभिनेत्री हैं। ये किशोर नाटक श्रृंखला फिजिका ओ कीमिका 2008 से 2010 में रूप में, गोमेत ऐतिहासिक फिक्शन फिल्म इंसाबेल 2014 में, मार्गारेट डी ऑस्ट्रिया और एक कॉमेडी फिल्म गर्ल्स नाइट आउट 2015 में मार्टो की भूमिका निभाने के लिए स्पेन में जानी जाती है। इन्होंने क्राइम ड्रामा सीरीज मिनी हीस्ट 2017-21 में टोक्यो के रूप में अपनी पहली भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की और सुपर हीरो फिल्म स्नेक आइज 2021 से हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उर्सुला कोब्रे-डेलगांडो, इनके अर्लियर लाइफ की बात करें तो उर्सुला कोब्रे-डेलगांडो का जन्म 11 अगस्त 1989 को बार्सिलोना में हुआ। इस हिसाब से इनकी उम्र 35 की है। इनको सेंट पेरे डी कर्जुला कैटोलिनिया स्पेन में रहती है। पेशे से अभिनेत्री हैं और 2002 से अब तक ये वर्क कर रही हैं। साझेदार इनके जो हैं, इनके पति चिन डोरिन है, 2016 से इनमें बनी है। दुकानदार हैं, इनका जन्म बार्सिलोना में हुआ था। दुकानदार एस्ट्रेले डेलगांडो और बड़ई पेट्रो कैरोबेरो की बेटी है। ये सेंट पेरे डी विलामेजोर में पड़ी बली है। उनकी मोनिका नाम की एक बहन है। 6 साल की उम्र तक वह पहले से ही जानती थी कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती है, लेकिन उसके बाद और उन्होंने विज्ञापनों में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्हें अपना पहला भाग 13 साल की उम्र में मिला और उन्हें अभिनय कक्षाएं ली, साथ ही फ्लैमेंको और जैज नृत्य की भी कक्षाएं ली। इनके करियर की बात करें तो उन्हें 2002 में टेलीविज़न श्रृंखला मिरर ट्रैकेट मारिया के रूप में शुरुआत की। वह 2005 और 2006 में वेनेजुएला
सारा के रूप में दिखाई दी और 2007 में क्यूंडा एक्स्ट्रा श्रृंखला में दिखाई दी। 2008 में उन्होंने श्रृंखला एल टोरेंटो गैंजुएला पेट्रोलो की भूमिका निभाई और एंटेना 3 पर काम करना शुरू किया। 2010 तक टेलीविज़न श्रृंखला फिजिका और क्रीमिका उनका किरदार रोफ गोमेज बुलिमिया से पीड़ित था। इस श्रृंखला काफ़ी विवाद खड़ा किया, लेकिन कोबरा को उनके प्रदर्शन के लिए समीक्षकों द्वारा सराहा गया। फिजिका और क्रीमिका छोड़ने के बाद 2011 में क्रीमिका को टेलीविज़न एन पे एस्पेनोला की ड्रामा सीरीज 11 अप्रैल की मुख्य भूमिका मिली। ला रिपब्लिका पीपल्स पार्टी के साथ राजनीतिक संघर्ष के कारण उनका दूसरा सीजन नवंबर 2018 तक प्रसारित नहीं हुआ। उसी वर्ष हॉरर फिल्म XP3D में अपना फिजिका और क्रीमिका को सह कलाकार दोस्ती मैक्स इलिगन्स के साथ अभिनय किया। प्रचार में एक महत्वपूर्ण अभिनय के बावजूद फिल्म आलोचकों को समझाने में विफल रही। 2012 में उन्होंने टेलीविजन फिल्म लॉस्ट डी अल्कोरिया की शूटिंग की, जिसे राजनयिक संघर्षों के कारण स्थगित कर दिया गया और जुलाई 2013 में उसे प्रसारित किया गया। फिर जूलिया कार्टरस की भूमिका में ला वन की श्रृंखला में मैस रिवरा की तीसरी सीजन में शामिल हुई। इसी वर्ष उन्हें कैपिटल टीवी फिल्म वॉल्ट्रे में जोकिम ऑस्ट्रीम का निर्देशन किया गया। फिर उन्होंने हॉरर फिल्म आफ्टर पार्टी में भाग लिया, जो आलोचकों को और जनता को समझाने में सफल रही। वर्ष के अंत में वह कार्मेलो गोमेज के साथ क्राइम एंड कॉन्विस्टा अल मार की शूटिंग के लिए कोलंबिया चली गई। 2013 में उन्होंने कॉमेडी में अभिनय किया। अभिनेता क्लारो लागो क्रीम गुर्तेज के लिए फिल्म समीक्षकों के साथ जनता को खूब सराहा। इसी वर्ष उन्होंने क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मिडवाइफ टू सैम के लिए अपनी आवाज़ दी। 2014 में उन्होंने सफल ऐतिहासिक श्रृंखला इसाबेल में मार्गरेट डी ऑस्ट्रिया की भूमिका निभाई। उसी वर्ष वह अपने करियर को पुरस्कार के हुए स्टेज फिल्म फेस्टिवल अनटेमेबल अवार्ड प्राप्त करने वाली इतिहास की सबसे पहले अभिनेत्री बन गई। मेंस हेल्थ पुस्तिका में उन्हें वुमन ऑफ द ईयर के नाम दिया, एक पुरस्कार जो उनके दोस्त और अभिनेत्री रासा डी पाल्मा के हाथों से लिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद की बात करें तो दोस्तों समझाने इसके उन्होंने अपने पुरस्कार अभिनेत्री में लिया। उसके बाद 2015 में कोब्रे मिन्सियम लियोन एड्रिका बोसरे और बेटी की अभिनेत्री सह स्पेनिश तलावी सह उत्पादक द लावा वेलेटा की शूटिंग के लिए टेंट हो गए थे। इसी साल के अंत पर उन्होंने अभिनेत्री रासा डी पाल्मा के साथ स्पेनिश सिटकॉम एल कार्डोसो में नतालिया डी गुएमेजा वाई मोल्ट्रेन की भूमिका निभाई। 2015 में उन्होंने अभिनेता ब्लैक जू सेरा और यॉन गोल्जेंग के साथ पेंडिएंडो एल नाम नादिया के रूप में अभिनय किया। इसी वर्ष उन्होंने स्टूडियो की एलिकाटे पुरस्कार मिला, जो स्पेनिश युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एलिकाटे फिल्म फेस्टिवल द्वारा बनाया गया एक पुरस्कार था। ग्रैंड होटल ला एम्पेजा के साथ रचनात्मक कार्य लिखा गई थ्रिलर मूवी में उन्हें पहली मुख्य भूमिका मिली, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी। इसके बाद की बात बताऊं तो दोस्तों मार्च 2015 में उन्हें अभिनेता ब्लैक सोरिजारा और यंग जॉन गालरेज के साथ पेंडियो के एल नॉट नादिया में रूप में अभिनय किया। इसी वर्ष उन्होंने सुडिया डी एलिकांटे पुरस्कार मिला, जो स्पेनिश युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एलिकांटे फिल्म फेस्टिवल द्वारा बनाया गया पुरस्कार था। ग्रैंड होटल एम्बेसडर रचनात्मक द्वारा लिखित नई थ्रिलर फिल्म की मुख्य भूमिका इन्हें मिली। श्रृंखला को MIP टीवी के दौरान कॉन्स में प्रस्तुत किया गया, जो अमेरिकी नेटवर्क यूनिमैप्स द्वारा खरीदा गया था। 2015 में उन्होंने कोसो सोब्रे ओना डांसवाला की एक पहली फिल्म में मुख्य भूमिका मिली, जिसमें उन्होंने पुष्टि की कि वह स्पेन की सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेत्रियों में से एक है। फिल्म को आधिकारिक प्रतियोगिता में मलाला फिल्म फेस्टिवल में प्रस्तुत किया और उसे सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित किया गया। 2016 में उन्होंने फिल्म ला कोरोना पॉलिटिका में मार्गरेट डी ऑस्ट्रिया में अपनी भूमिका निभाई। फिल्म इसाबेल कौशल रे सम्राट की श्रृंखला की अगली कड़ी है। उसी वर्ष उन्होंने द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स कैटी में अपनी आवाज़ देकर डबिंग के अनुभव को दोहराया। 2017 में कोबरा में डकैती टेलीविजन श्रृंखला ला कैसा डे पेपल मनी हीस्ट में मुख्य भूमिका निभाई, जो कि सर्वश्रेष्ठ मूवी और वेब सीरीज थी।
यह कहानी सूत्रधार टोक्यो की भूमिका निभाती है, जो भगोड़ा डाकू है जिसे प्रोफेसर पूरी योजना में भाग लेने के लिए खोजता है। एलेक्स पीना द्वारा बनाई गई श्रृंखला, जिससे पहले ही ब्रिज लिखा था, उसकी विशेषता इसके गहरे हास्य, इसके पूंजीवाद विरोधी प्रवचन और महिलाओं के महत्व में से एक है। पहली बार स्पेन में एंटीना 3 पर इसका प्रसारण और बाद में नेटफ्लिक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया गया। उन्हें अपने करियर की पहली बार सोलह कोबरों को आयोजकों और दर्शकों द्वारा सराहा गया, जो उनकी पिछली भूमिकाओं से बिल्कुल अलग था। इस भाग में उन्हें करियर के पहले और बाद में देखते हैं। उन्हें प्रेमियोस फ्रोज में टीवी श्रृंखला सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ATV पुरस्कार भी जीता। इस सीरीज ने 46वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। दुनिया भर में हिट गई और इस मंच पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली गेज अंग्रेजी भाषा श्रृंखला है। इस वर्ष बाद उन्होंने जूलियो मैडम द्वारा सिनेमा में पहली उनकी नाटकीय भूमिका की गई। द ट्रीट ऑफ ब्लड एक थ्रिलर है जो कोरबेरे का एक रहस्यमय महिला रेबेको है, जो अपने पति के साथ मिलकर अपने परिवार के रहस्यों का पता लगाती है। अभिनेत्री इसाबेल कोइट द्वारा फिल्म प्रोजेक्ट टेम्पला ला लावे के लिए निर्देशित किया गया था। यह फिल्म सैन विंसेंटे फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई। 2018 में उन्होंने अमेरिकी अपराध नाटक श्रृंखला स्नेच में पहली अंग्रेजी बोलने वाली भूमिका निभाई। इसके साथ साथ आपको द ट्रीट ऑफ द ब्लाइंड एक ब्लड थ्रिलर है मूवी है, जिसे कोबरे एक रहस्यमयी महिला रेबेका है जो अपने पति के साथ मिलकर रहस्यों का पता लगा रही थी। अभिनेत्री इसाबेल इसाक द्वारा फिल्म प्रोजेक्ट टेम्पलो ला लेवा के निर्देशित किया गया। यह फिल्म सैन विंसेंटे फिल्म में आई। 2018 में उन्होंने अमेरिकी अपराध नाटक श्रृंखला जो अपनी पहले अंग्रेजी वाली भूमिका निभाई। अभिनेता स्प्रैग रूट और ड्यूक क्लासिके के साथ अभिनय करती है। 2019 में ये स्पेनिश कॉमेडी श्रृंखला पवित्रता सलासा में खुद के रूप में दिखाई दी। 2020 में उन्होंने जे बेल्विन, लूपा लीला, बैंड पत्री और 10 के एक गाने अंडियाना के संगीत वीडियो में अभिनय किया। 2019 के अंत में कोबरे को सैन आइस पे CGI जो खलनायक बैरेंट्स की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी, वो CGI जो फ्रेंचाइजी स्पिन ऑफ है रॉबर्ट सेंटके द्वारा निर्देशित और अभिनेता हेनरी गोल्डिंग, ट्यूज कोजी, समरा विंग अभिनेत। यह फिल्म 22 जुलाई 2021 को डॉल्बी सिनेमा IMAX पर रिलीज हुई। इसकी नाटकीय शुरुआत के 45 दिन बाद इसे पैरामाउंट पर स्ट्रीम करने के लिए उपलब्ध कराया गया था। 2022 में इसे कोबरे नेटफ्लिक्स पर एक्शन फिल्म लिस्ट के कलाकारों में शामिल हो गए, जिसमें गुगू मंथावा रॉ, केविट हॉर्ट, डिसेंट अनफार्निया, पॉल अल्सवारिन अन्य कलाकार शामिल थे। यह एक फिल्म एफ केरी द्वारा निर्देशित, मैट रिव्स द्वारा निर्मित और 25 अगस्त 2023 को प्रीमियर होगी। सितंबर 2022 में कोबरे और नेटफ्लिक्स की नई लघु बोले तो दोस्तों शॉर्ट सीरीज, लघु श्रृंखला बोले तो शॉर्ट सीरीज के रूप में ये घोषित किया गया था, जो वास्तव में एक कहानी पर आधारित है जिसका शीर्षक एल कुएम्पेनो एनो लमासा था। वह गार्डिया अर्बना की एजेंट और साथी एजेंट पेड्रो रेजिक की पत्नी रोज पेरेका का किरदार निभाएगी, जिसका शव 17 में पेंडिनो में डी फॉक्स पर कार्बन युक्त पाया गया था। सार्वजनिक छवि अक्टूबर 2018 में कॉर्बरे जुल्वेरो फियरवर्स संग्रह के राजदूत रहे हैं। वह पिछले वर्षों में टैम्पैक 2011 और 14 सनवेरियो और इसके साथ ही सनड्राइयो 2014, मेलबर्न 2015-17 तक, कैलिफोर्निया 15 तक, फलाबोला में 2019 जैसे कई बैंडों का चेहरा बनी है। उन्होंने 2018 में आईबियर ब्रांड मल्टी आइकन्स के लिए हराइजुकू कलेक्शन बनाया। 2021 में रोबड़े अभियान के दौरान उन्होंने फ्रांसीसी फैशन डिजाइनर साइमन पोर्टे जैकमैन के लिए एक पोज दिया। 2021 में वह जापानी सौंदर्य प्रसाधन निर्माता सिडिको के लिए एक वैश्विक राजदूत बनी। कोबरा को फैशन आइकॉन माना जाता है। उन्होंने 30वें गोया अवार्ड्स में अपनी
टेरेसा हेल्वेंड्रे से चर्चा बटोरी और 5 उद्घाटन था जिसमें उनका पैर दिखाया गया था। उन्होंने एक्सोरेरिया की अफवाहों का खंडन किया और अपनी काया का श्रेष्ठ स्वस्थ आहार और पिलेट्स सहित विभिन्न प्रकार के व्यायाम को दिया है। कोबरा केल्टन्स ने, लेकिन केल्टन स्वतंत्रता आंदोलन पर कोई राय नहीं है। 2017 में केल्टन स्वतंत्रता जनमत संग्रह के नतीजे के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि वह आगामी पुलिस हिंसा से दिल टूट गया है। मई 2018 में ला कासा डी पैलेस की विश्वव्यापी सफलता के धन्यवाद कोबरा 5 मिलियन से अधिक फॉलोअर के साथ इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलो की जाने वाली स्पेनिश सेलिब्रिटी बन गई है। फिलहाल उनके 22 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं। दानकर्ता कोबरा एक नारीवादी है। 2018 में उन्होंने अर्जेंटीना में गर्भपात को वैध बनाने के पक्ष में एक वीडियो में भाग लिया। कोबरा सियामास के सह संस्थापक हैं, जो कलाकारों की एक कंपनी जो लोगों को फिल्म प्रीमियर पर्दे के पीछे और बहुत कुछ देखने की अनुमति देती है। कोबरा ने अभिनेत्रियों ब्लाइका सरोजा और क्लारा योगो के साथ कई स्तन कैंसर जागरूक अभियानों में भी भाग लिया। ये एंड्रो एस्ट्रेस मीडिया फाउंडेशन में के साथ बचपन के कैंसर के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोस्तों, ये इतना सारा दान पुण्य करती है, ये आप देखिए कितना सारा डोनेशन इन्होंने किया है। इनके बारे में अच्छे से और जानते हैं। कोबरा जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने मंच का उपयोग करती है और वह वी और वाटर फिल्म फेस्टिवल के 4थे संस्करण की जूरी सदस्य है। 2020 में उन्होंने मानव विज्ञानी जैन गोडेल, गायिका जिले सॉन्ड्राज, एंजेला द्रोसांज और अभिनेत्री एलिना अनाय जैसी हस्तियों के साथ इन्वेंशन साइंस टीमना में भाग लिया, जो ग्रीनपिक्स द्वारा कोविड-19 महामारी के बाद जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक अभियान था। ये जुलाई 2013 में अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ सेव द चिल्ड्रन की पहली। तो दोस्तों, इसके आगे की बात करें तो हम बताते हैं इनकी पर्सनल लाइफ ने। कोबरा ने 2009 से 2011। तो दोस्तों, इसके बारे में बात की जाए तो 8 सितंबर 2023 को इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है और नेटफ्लिक्स पर इस सप्ताह के अंदर 5 से 6 शो आए हैं और सारे के सारे बहुत ही ज़बरदस्त है। यदि आप कोरियन ड्रामा सीरीज़ देखना चाहते हो, यानी उनका रिव्यू और फैक्ट, वो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। बाकी आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हो। नेटफ्लिक्स के अभी हाल ही में जितनी भी सीरीज़ आई है उन सभी पर हमने वीडियो बना दी है और आप एक तरह से अपने हिसाब से देख सकते हो और आप रिव्यू से पता लगा सकते हो कि आप अपना टाइम इस पर देना एक तरह से अच्छा रहेगा या नहीं। सारे कुछ डिटेल मैं आपको बता दूंगा और साथ ही साथ इस सीरीज़ के बारे में भी मैंने आपको सारी अपडेट बता ही दी है। और अब आगे चलते हुए हम इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सारे कुछ जानकारी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। अभिनेता इजराइल रोड्रिगेज़ को टेनिस खिलाड़ी फेलिसियाना लोपेज को 2011 में 5 महीने के लिए और मॉडल एंड्रेसो वेल्केसो 2013 में 2016 तक डेट किया। 2016 से कोबरा अर्जेंटीना अभिनेता चिनो मारियो के साथ रिश्ते में है, जिससे उनकी मुलाकात टेलीविज़न श्रृंखला द एसएमबी के सेट पर हुई थी। 2007 वसीयत का इतिहास गुफा चरित्र निभाया निर्देशक जूलियो डी और लघु फिल्म थी एक। 2007 से ये एक वर्क करती आ रही, तो आपको मैंने पहले भी बताया था। और इसके बाद वैसे सक्रिय वर्षन का 2002 से था, पर ये फिल्म में आई थी 2007 से, क्योंकि पहला शॉर्ट फिल्म मिलती है उसके बाद ही आती है। सबसे पहले ये 2002 से पहले भी ये एक संगीत वीडियो में आई थी जिसका नाम शीर्ष जूनियर था। उसके बाद ये टेलीविज़न में आई, उसके बाद ये फिल्म में आई और इनके बारे में भी हम खुलकर और जान लेते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इनके बारे में खुलकर और जान लेते हैं। अब मैं आपको बता रहा था उर्सुला कोबरा के बारे में, जिनकी पहली फिल्म थी 2007 में वसीयत का इतिहास। इन्होंने उसके निर्देशक थे जूलिया डे ला फुएते। ये एक शॉर्ट फिल्म थी। इसके बाद इन्होंने उसमें चरित्र निभाया गुफा का। 2011 में एल्सी रोपार्क आई थी, जिसका में इन्होंने लीसा का चरित्र निभाया था। जोडी रोइंगे इसके निर्देशक थे। 2011 में वापस इन्होंने एक मूवी की जिसका पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस 3D बेले और सर्जी विनकेंजो की इन्होंने इसके निर्देशक थे और बेले की इन्होंने भूमिका निभाई। 2011 में स्लाइड की
में दुल्हन का चरित्र इन्होंने निभाया। इसके बाद ये भी एक शॉर्ट फिल्म थी। 2013 पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी मारिया लोरा की इन्होंने भूमिका लाई। मिगुएल लाराया इनकी निर्देशक थी। फिर इसके बाद 2013 की बात करूं तो मैं समुद्र के दृश्य के साथ अपराध सोनिया टोरेस की इन्होंने भूमिका निभाई। गेरोडो हेरासो इनके निर्देशक थे। 13 में इन्होंने बाबी को किसने मारा। इसके बाद पाउला लारिया की इन्होंने भूमिका निभाई। संत अमोडेओ इनके डायरेक्टर थे। फिर इसके बाद 2013 में क्लाउडी विद ए चांस ऑफ मल्टीपल सैम इनका चरित्र निभाया और क्रिस मिलर इनके निर्देशक थे। इन्होंने इसमें आवाज़ दी है। इसके बाद 2015 में बिल्कुल नादिया की इन्होंने भूमिका निभाई। इसके दर्शक थे नाउजी वेलेला। फिर इसके बाद 2015 में अलविदा से कैसे बचे हैं, इसके इन्होंने मार्ता की भूमिका निभाई और मैनुअल अबार्लो मोरेना इनके डायरेक्टर थे। 2015 में वापस सौंदर्य राय से उर्सेला की इन्होंने निभाया। मर्सिन डे लियोनो ये एक शॉर्ट फिल्म थी। 2016 में टूटा हुआ ताज ब्रोकन इसमें उन्हें ऑस्ट्रिया की मार्गरेट डवेंच ऑफ सेवाए जॉर्डी फ्रांसिस के निर्देशक थे। 2016 में पालतू जानवरों का गुप्त जीवन एक इन्होंने इसमें आवाज़ दी थी। इसमें इन्होंने केटी की भूमिका निभाई थी। क्रिस्टियन रॉड इसके डायरेक्टर थे। फिर 2017 में इमोजी मूवी इनका चरित्र था मुस्कान का। टोनी लियोनार्डिस इन्होंने आवाज़ दी इसमें। फिर 2017 में परियोजना का समय पार्ट फर्स्ट इनमें अल्मा की इन्होंने भूमिका निभाई। इसलोले क्विंटिस के निर्देशक थे। 2017 में वापस जादू टोड़ने वाली गुड़िया एंजी की भूमिका निभाई इन्होंने। इनेस डी लियोनस के डायरेक्टर थे और ये एक शॉर्ट फिल्म थी। 2018 में ब्लड ट्री की मूवी थी जिसमें रिबेका की भूमिका निभाई। जूलियो मैडम इसकी निर्देशक थी। इसके बाद 2018 में काला लेवल ब्लैक लेवल एलेक्स की इन्होंने भूमिका निभाई। इसमें डेविड जरेस डायरेक्टर थे। ये भी एक शॉर्ट फिल्म थी। 2021 में नागिन जैसी आंखें बोरोनेस की इन्होंने भूमिका निभाई। रॉबर्ट श्वेंटेके इसमें डायरेक्टर थे। 2024 में उठाना कैमिला की इन्होंने भूमिका निभाई और एफ गैरी। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो टेलीविज़न थी। 2024 की उठाना है, इसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद टेलीविज़न की बात करें तो 2002 में टूटा दर्पण आएगा। ब्रोकन मिरर जो हैं उसमें मारिया का चरित्र निभाया। ये TV3 पर आता था चैनल पे। इसके 3 एपिसोड आए थे। 2006 में वेल्पनाइट सारा की इन्होंने भूमिका निभाई। 2007 में उल्टी गिनती डेनिएला की भूमिका निभाई। 2007 में प्रशिक्षण मैनुअला पोर्टलियो की इन्होंने भूमिका निभाई। 2008 और 11 में फिजिक्स या केमिस्ट्री ग्रोथ कोमेंजा किटोना का इन्होंने 2021 से 2011 से 2019 में 14 अप्रैल गणतंत्र ब्रिटिश डे ला टोरे की इन्होंने भूमिका निभाई, जिसमें 30 एपिसोड में लगभग इन्होंने काम किया। 2012 में उड़ना मैग्नी एंड मोवेट TV3 पर यह आता था, टीवी फिल्म थी ये। 2013 में मारियो कोंडे गौरव के दिन प्ले माँ गई की इन्होंने भूमिका निभाई। 2013 में महान रिजर्व जूलिया कार्टराइज लोरा मार्केज की इन्होंने भूमिका निभाई। 2014 में इसाबेल ऑस्ट्रिया की मार्गरेट डचेस ऑफ सेवाए। 2014 में मेरी गांड हवा में है इन्होंने सोफिया की भूमिका निभाई, एंटीना थी। 2015 में एंकर नतालिया डी गुफेटा मार्केट टेलीसोका चैनल पर यह आया था। 2015 में घूंघट वाली महिमा अनीता की इन्होंने भूमिका निभाई। 2016 में दूतावास एस्टर एल सेलिना सैंडुडो एंटीना 9/3 पर यह आया था। 11 एपिसोड इसके थे। 2017 में जॉन सोन्स को क्या हुआ स्वयं की भूमिका इन्होंने निभाई। मूवी स्टार 3 पर यह आया था। 2017-21 में मनी हाइस्ट सलीन ओलिवेरा टोक्यो की इन्होंने भूमिका निभाई, जो कि बहुत ही शानदार वेब सीरीज है। इसके बाद पाकिस्तान सलास स्वयं 2019 में पाकिस्तान सलास स्वयं की इन्होंने भूमिका निभाई, जो कि नेटफ्लिक्स पर आया था। 2023 में जिसमें हम बात कर रहे हैं, इसमें ये जलता हुआ बर्निंग बॉडी जलता हुआ शरीर नाशपाती गुलाब की भूमिका निभा रही है, जो 8 एपिसोड में आएगा नेटफ्लिक्स में। स्टार वॉर्स सीजन 2 की 2023 में आएगा, इन्होंने आवाज़ दी लोला की।
अब आते हैं म्यूज़िक वीडियो में। इन्होंने म्यूज़िक वीडियो भी किए हैं। 2002 में शीर्ष जूनियर आओ आओ पार्टी करते हैं गाना ये था। काम खाओ लेट्स पार्टी। 2008 में इन्होंने 5 जनवरी की बनाई किया गाना था सच्चाई की बात। 2008 में डिस्बैंड शो फिजिक्स या केमिस्ट्री गाना था, उसमें काम किया। 2010 में आप कब रोए एनजी फर्नांडिसा का करतब था ये। 2013 में ओरिन दिल तोड़ने गाना था सुअर का। 2013 में जरूरी चीज़ें ये गाना था। 2015 में मेरे प्रिय स्पैन ये गाना था। 2018 में 18 में जब तुम मुझे देखते हो। 2020 में एक दिन का इन्होंने काम किया। रंगमंच की बात करें तो इन्होंने बहुत सारा रंगमंच पर भी काम किया। 2012 में शिकागो में यौन विकृतियाँ डेबोरा का इन्होंने चरित्र निभाया और इसके निर्देशक थे जुआन पेड्रो कैम्पाई। इनके पुरस्कार और नामांकन की बात करें तो 2009 में ला मंचा की उत्पत्ति का संप्रदाय वर्ष का युवा, जिसमें फिजिक्स या केमिस्ट्री का इन्होंने काम किया था और ये जीत गई। 2018 में शीर्ष ग्लैमर सर्वश्रेष्ठ न्यू एक्ट्रेस की इन्होंने भूमि। 2011 में भूंजी का पुरस्कार मिला जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला। 2014 में 47 सीजेस फिल्म फेस्टिवल अदम्य आत्मा का पुरस्कार इन्होंने मिला। पुरुष स्वास्थ्य पुरस्कार ईयर ऑफ द वुमेन का इन्होंने खिताब जीता। एंटार्क्टिका 2015 में एलिकांटे फिल्म फेस्टिवल सम्मान में प्रोत्साहन पुरस्कार नियॉन्स फैंस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का इन्होंने मिला। 2017 में 5वें IMICAs पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नाटकीय अभिनेत्री, 5वां फिरोज पुरस्कार टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री। 2018 में ATV पुरस्कार, 20वां आइरिश पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और 2020 में 7वां प्लेटिनो पुरस्कार इन्होंने जीता। इसके साथ साथ ही ये आगे बढ़ती गई। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों नए एक्टर की, जिसके बारे में आपको पूरा खुल के बताएंगे जैसा इनके बारे में बताया है। अगले वाले जो एक्टर हैं उनका नाम जानने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँ। जोआकिम गुत्रेज़िएला, क्योंकि मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा कि यार जो एनालिटिक्स आता है वाईटी स्टूडियो में, मैंने देखा कि सिर्फ 1% लोग ही हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जबकि हमारे इतने अच्छे खासे व्यू आते हैं 1 मिलियन के आसपास। तो लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, सिर्फ वीडियो देख के मज़े लेके और चले जाते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहूँगा कि इतना वीडियो को प्यार मिलता है तो थोड़ा से सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। जोआकिम गुत्रेज़िएला इनको जाना जाता है, जिन्हें किम गुटेरेज के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। जोआकिम किम गुत्रेज़िएला जन्म 27 मार्च 1981 है। ये एक स्पेनिश अभिनेता है। उन्होंने डार्क ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2006 का पुरस्कार इन्होंने जीता, जो कि बहुत ही शानदार था। जोआकिम गुत्रेज़िएला का जन्म 27 मार्च 1981 को बार्सिलोना में हुआ। इसके हिसाब से इनकी उम्र 42 है। बार्सिलोना कैटोलिया स्पेन में यह आता है। ये एक स्पेनिश कलाकार है, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। पहले से ही 12 साल की उम्र में उन्होंने कैपिटल सोए ओपेरो में पब्लेउन CA में अपना टेलीविज़न डेब्यू किया। उन्होंने पोम्पेस फेरा विश्वविद्यालय में मानविकी का अध्ययन किया और बार्सिलोना में नैन्सी ट्यून थिएटर स्कूल में अपने अभिनय कौशल का प्रशिक्षण लिया। एक एल कोर डे ला सिप्यूट में 5वीं लंबी अवधि के साथ छोटे पर्दे पर लौटे। गुतिरेज की गिरविची क्रिएटिव डायरेक्टर रिकॉर्डो टिट्सी द्वारा ब्रांड के शरद ऋतु सर्दी 2013 का विज्ञापन अभियान में अभिनय करने के लिए चुना गया। 2006 में आपके बिना कासिमिर इन्होंने फिल्म की, और इसके जस्ट बाद फिल्म बताएं तो रक्तमयी में 2008 में आई थी और इसमें ग्रेबियल अर्सेली की भूमिका निभाई। 2011 में चचेरे भाई इसमें डिएगो की इन्होंने भूमिका निभाई। 2011 में छिपा हुआ चेहरा एड्रियन की भूमिका निभाई। 2012 में सब कुछ मौन है इन्होंने पंख की भूमिका निभाई। फिर 2013 की बात करें तो अंतिम दिन में न घुलने वाली तलछट, 3 और शादियाँ एक और नई मूवी थी जिनमें जोनाह की भूमिका निभाई।
उसके बाद 2013 में बाम्बी को किसने मारा, और इसने डेविड की भूमिका निभाई। संयुक्त परिवार संयुक्त इन्होंने ये मूवी भी की। 2014 में मगरमच्छों की पीली आँखें, लूका गिम या ओपोली की इन्होंने भूमिका निभाई। इसके बाद आसान स्टेप दुखद फिल्में विजेता की भूमिका निभाई। फिर 2015 में एनालेक्टो गुप्त एजेंट स्पाई टाइम एल्फेंडो की भूमिका निभाई। 2017 में धुंध और ड्यूटी सर्जेंट रूबेना बेल्कायो की भूमिका निभाई। इसके बाद मंत्र टीटो की इन्होंने भूमिकाएं। 2019 में लिथुआनियाई टोनी की इन्होंने भूमिकाएं निभाई। इसके बाद ट्रेन से यात्रा करने के फायदे एल्मियो की भूमिका निभाई। 2019 में वापस एक और मूवी आई क्लाउन्स, इसमें जैस्पर की इन्होंने भूमिका निभाई जो कि एक स्पेनिश ड्रेस थी। 2020 में मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेवकूफ मार्कोस की इन्होंने भूमिका निभाई। 2020 को चमत्कारों का पीछा करते हुए सहायता की भूमिका निभाई। 2021 में जंगल परिवहन मेलचियोर की भूमिका निभाई। इसके बाद टेलीविज़न की बात करूं तो 2006 और 2007 में उत्पत्ति हत्यारे के दिमाग में डैनियल की भूमिका निभाई। 2016 में कैन के पिता एलोई की भूमिका निभाई। 2017 में दुर्घटना जोस एस्पार्डा की इन्होंने भूमिकाएं। 19 से 21 तक पड़ोसी जेवियर की भूमिका निभाई। 2023 में जलता हुआ शरीर जिसकी हम बात करें उनमें ये अल्बर्ट की भूमिका निभा रहे हैं। पुरस्कार बताएं आपको तो इनको 2007 में 21वां गोया पुरस्कार मिला जो सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता था जो इन्होंने जीता। इसके बाद तो इन्हें को सिर्फ नामांकन ही हुआ है, मतलब पर मिला नहीं है। 2016 में तीसरा फिरोज पुरस्कार गोंडी पुरस्कार के लिए और 2020 में उस पुरस्कार के लिए। तो दोस्तों ये थे जोक्विम गुटेरेज, इनका पूरा नाम आपको बताया गया, अब आप समझ ही गए होंगे। फिर इसके बाद हम नए एक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। नया एक्टर बहुत ही नए हैं और जिनका नाम है जोस मैंगुएला पोना, क्योंकि ये सब नए एक्टर हैं और इन्हें अभी अभी नया नया काम मिला है। जोस मैंगुएला रिवेरा पोंगा, जन्म इनका 10 मई 1979 अंडालूसिया में एक स्पेनिश अभिनेता हैं। उन्होंने मनी हिस्ट में गांडिया की खलनायक भूमिका के लिए खुली प्राप्त की। अब दोस्तों मनी हिस्ट इतनी खतरनाक सीरीज है, इसको देखने ही मन करता है। तो बहुत ही प्यारा था ये मनी हाइस्ट, आप भी देखिएगा। अगर नहीं देखा तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं इसकी स्टोरी बना के आपको बता दूंगा। इनकी जीवनी के बारे में बात कर लेते हैं। जोस मैनुअल रिवेरा पोंगा का जन्म 10 मई 1979 को जेरेज डे ला फर्टेरा में हुआ था। उन्होंने 2007 में कॉमेडियन टेलीविजन श्रृंखला ला क्यू एवेंसी में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अपनी टेलीविजन अभिनय की शुरुआत की थी। ऑरेंज हनी 2012 में उनके प्रदर्शन उन्हें 2013 में अंडालूसी फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड एसियन में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन दिलाया। उन्होंने एक्शन थ्रिलर श्रृंखला मनी हिस्ट में खलनायक संजीव गांडिया, घृणित नस्लवादी हैमफोबिया और बैंक ऑफ स्पेन के इन सख्त प्रमुख सुरक्षा अधिकारी की भूमिका निभाते हुए अपने काम के लिए खूब ख्याति प्राप्त की। इसके बाद फिल्म में बताएं तो इनके फिल्मोग्राफी टेलीविज़न की भी बात कर लेते हैं। इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2012 से काम करना शुरू कर दिया था। फिल्म की बात करें तो सबसे पहले इन्होंने काम किया था नारंगी शहद में, जिसमें लियोपोल्डो की भूमिका निभाई। इसके बाद 2013 में इकाई 7 समूह 7 ग्रुप 7 मताओ की भूमिका इन्होंने निभाई। 2014 में मिशिगन में 321 डेज में गोरा की भूमिका निभाई। फिर इसके बाद 2014 में लड़ाका मारियो की भूमिका निभाई। 2015 में बर्फ में ताड़ का पेड़। 2015 में अंतरिक्ष समय के साथ प्रकाश राफेल अल्बर्टी की उन्होंने भूमिका निभाई। 16 में यात्रा ट्रैवल की में जिसकी भूमिका निभाई। 2017 में ओरो सोना। 2018 में कानून की छाया गन सिटी। 2019 में टैक्सी टू जिब्राल्टर मैनचेस्टर की इन्होंने भूमिका निभाई। 2019 में अंतहीन खाई रोंडिगो की भूमिका निभाई। 2022 में ला फर्टिलेजा किला जॉर्ज की इन्होंने भूमिका निभाई। 2023 में एनिफेस्ट दानव की भूमिका इन्होंने निभाई। इसके जस्ट बाद हम बात कर लेते हैं इन्होंने टेलीविज़न सीरीज क्या क्या की है। 2015 में यहाँ शांति और फिर महिमा रॉक की इन्होंने भूमिका निभाई।
इसके बाद 2016 में शक के दायरे में मारा लेरा सीजन 2 में इन्हें पेश किया गया था। 2016 में विक्टर रोस एल एस्पिटिनो की भूमिका इन्होंने निभाई। 2018 में बगोड़ा टोपियास की इन्होंने भूमिका निभाई। 2018 में दिग्गज अल्फोंसो की भूमिका निभाई। 2017 में समय मंत्रालय विलियम मार्टिन की इन्होंने भूमिका निभाई। 2019-21 में मनीष सिंजर गांडिया और भाग 3 में प्रस्तुत किया और भाग 4 के प्रमुख प्रतिदक्षी थे ये, जो कि बहुत अच्छा रोल था इनका। 2021 में मोंटा की भूमिका अल्फाती सीजन 2 में इन्हें दिखाई दिया था। 2021 में आसमानी लाल फर्मिन की बुनाई निभाई। अब 2023 में जलता हुआ शरीर बर्निंग बॉडी में ये पेड्रो की भूमिका निभा रहे हैं। हाँ, तो अब हमने इतना जान लिया है। एक और बचे हैं जिनका एक्टर, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं और उनके बारे में भी अच्छे से हम जान लेते हैं। इनका नाम है इशाक फेरेज। इसका कैटलन में नया पैतृक उपनाम फेरिज है। दूसरा परिवार के नाम से अल्वेरो है। आमतौर दोनों संयोजन से जुड़े हैं। इसाक एल्फ्रेड अल्वेरो। जन्म इनका 20 जून 1997 को बार्सिलोना में स्थित एंडोरा में जन्मे अभिनेता और निर्देशक हैं। इसाक फेरिजो अल्वेरो 20 जून 1979 को इनका जन्म हुआ था। उस हिसाब से इनकी उम्र 44 ईयर्स हो रही है। अंडोरा ला वेला अंडोरा में रहते हैं। निर्माता और निर्देशक हैं। इनकी जीवनी की बात करूँ तो लाइफ के बारे में 20 जून 1979 को अंडोरा ला वेला में जन्मे थे। फेरिज के माता पिता मूल रूप से बार्सिलोना के गार्सिया क्षेत्र से थे, जहां वे बचपन से नियमित रूप से जाते थे। 18 साल की उम्र तक अंडोरा में रहे, जब तक वह बार्सिलोना चले गए। नैन्सी न्यूटन के अभिनय स्कूल में प्रशिक्षण लिया। उनका टेलीविज़न डेब्यू लेब्रेज डी अस्मेला श्रृंखला में प्रदर्शन के साथ हुआ। कैपिटल सार्वजनिक प्रसारक पर प्रसारित हुआ। उन्हें अल साली डे क्लास, कॉमरेनरेस और फिजिका ओ क्रिमिका जैसे किशोर नाटकों में भूमिकाएं मिलाई। साथ ही कैटलान टेलीनोवा वेंडेलेवा में भी उन्होंने 2008 की टेलीविज़न श्रृंखला सेरालॉन्ग में मुख्य किरदार 17वीं शताब्दी का डाकू सेरालॉन्ग तो और रॉबर्ट पोरेजा में एक दिहाड़ी मजदूर जो अन्य दो के साथ प्रेम त्रिकोण में श्रृंखला ने के रूप में अभिनय किया। टेलीविज़न श्रृंखला समय में मूवी स्टार प्लस क्राइम ड्रामा सीरीज गिगी गेट्स 2018-19 में क्रू डैनियल ग्यूरो के रूप में अभिनय करने के बाद फेरिज ने लिबर्टाट में निर्देशक एंड्री जुर्विज के सहयोग से फिर शुरू किया गया। एक बार फिर डाकू का किरदार निभाने के लिए तैयार हूँ। बाद में 2020 में फेरिज नेटफ्लिक्स फंतासी थ्रिलर श्रृंखला फेरिया। तो दोस्तों नेटफ्लिक्स पर ये एक मिनी सीरीज है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब हम इस सीरीज के आखिरी के अंदर हम इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं, यानी कौन कौन से कैरेक्टर आपको देखने को मिले, इन सभी के बारे में जानते हैं। मैं निर्माण कलाकार के सदस्य के रूप में शामिल हुआ। एक अभिनेता के रूप में अपने प्रसिद्ध काम के अलावा फेरिज ने एक निर्देशक के रूप में भी काम किया। अब इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कौन कौन सी मूवी की और कौन कौन सा टेलीविज़न किया, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। सबसे पहले इनको अवार्ड्स की बात कर लें तो 2019 में 21वां आयरिश पुरस्कार मिला है, जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के कारण मिला है। और 2019 में 7वें IMI सीरीज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिनेता के रूप में मिला है। अब इनकी फिल्मोग्राफी की बात करूं तो 2008 में सेरा लॉन्ग 2 भाग अगली टीवी लघु श्रृंखला थी। 2019 में इन्होंने किया 1916-90 एक किशोरी की गुप्त डायरी डोमिनिको माल्डिनी। 2010 में फिजिक्स या केमिस्ट्री
लुइस पारा की इन्होंने भूमिका निभाई। 2011 में परतला रॉबर्ट बेरेज इनमें लीड रोल इन्होंने निभाया। 2015-16 में मॉर्टिन में उद्रण में मॉर्टिन की भूमिका निभाई, जो में फिर लीड रोल निभाया। 2018-19 में दिग्गज डैनियल ग्यूरो, जिसमें फिर वापस डैनियल ग्यूरो की भूमिका निभाई, जो मुख्य रूप से अब हम बात कर रहे थे डैनियल ग्रोवर की। दिग्गज 2018। 2021 में स्वतंत्रता जैतून की प्रतीक्षा निभाई। 2022 में नेटफ्लिक्स सबसे अंधेरी रोशनी जो लीड रोल निभाया। 2023 में जलता हुआ सनरिंग बर्निंग बॉडी जावी की भूमिका निभाई। 2019 में संदोम का कौंसर पेप मैडम की भूमिका निभाई। 2021 में हेलेक्से लिली हाई डाइरेस नेशन मैंडोलिन लेफ्टिनेंट की इन्होंने भूमिका निभाई। 2013 में लास्ट डे जेवियर की इन्होंने भूमिका निभाई। 2016 में गंदे भेड़िए मिगुएल पैना की इन्होंने भूमिका निभाई। 2017 में धुंध और युवती गुंजामन इन्होंने भूमिका निभाई, सहायक रोल था ये। 2018 में दूरिया जो गुइले की भूमिका निभाई। 2020 में अवैध महिला ओरियोल कैडनेस की भूमिका इन्होंने निभाई। 2021 में भजो सेरे जो कि मोटेसिनो की भूमिका निभाई। 2023 में इनफीएस्ट मुख्य निरीक्षक सैमुअल ग्रासिक्स पुरस्कार और नामांकन। 2019 में 21वां आयरिश पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 2019 में 7वां IMIM सीरीज पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नाटक अभिनेता की इन्होंने भूमिका निभाई थी। तो ये तो ही एक्टर्स की बात जिन्होंने हमें पूरा खुलकर बताया है, जिनके बारे में अपन ने अच्छे से जाना। अब हम बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स ही, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इनकी पूरी बारे में जान लेते हैं कि ये क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, कैसे बड़ी बनी, इतनी बड़ी होने का इसका क्या कारण है, सब्सक्रिप्शन क्या किया इन्होंने, और इन्होंने कैसा इनमें इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लाया, इसके बारे में हम पूरे अच्छे से जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में कि नेटफ्लिक्स क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं। तो हम सबसे पहले नेटफ्लिक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको यही बता दूं, यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक शेयर करें। नेटफ्लिक्स एक अमेरिकन सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड रोवर ऑफ द स्ट्रीमिंग सेवा है, जिसका स्वामित्व और संचालन नेटफ्लिक्स इंक द्वारा किया जाता है। ये सेवा मुख्य रूप से विभिन्न शैलियों के नाम एक ही मीडिया कंपनी द्वारा निर्मित है। फिल्मों और टेलीविज़न श्रृंखलाओं को वितरित करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगते हैं, ये वो भी अनेक भाषाओं के साथ। नेटफ्लिक्स को 16 जनवरी 2007 में लॉन्च किया था। नेटफ्लिक्स इंक द्वारा अपने DVD बाय मेल शुरू करने के लगभग एक दशक बाद 1 से 90 अधिक देशों में 283 मिलियन के साथ सबसे अधिक देखे जाने वाली मिलियन शुल्क सदस्य के साथ सबसे अधिक सब्सक्राइब वीडियो ऑन स्ट्रीमिंग सेवा है। 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में नेटफ्लिक्स की लाइब्रेरी मूल प्रस्तुतियों का हिस्सा आधा था और नेटफ्लिक्स ने कंपनी सेवा के माध्यम से वीडियो गेम प्रकाशन जैसी अन्य श्रेणियों में भी कदम रखा। OTT स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आपको बताया। ये इसका जो हेडक्वार्टर है लॉस गैटोस कैलिफोर्निया US संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये सेवा कर दुनिया भर में चीन, उत्तर कोरिया, रूस और सीरिया को छोड़कर बाकी पूरे दुनिया भर में ये वर्क करती है। माता पिता है इसके पेरेंटियल है इनके नेटफ्लिक्स इंक। इसकी वेबसाइट है www.netflix.com। इसका पंजीकरण आवश्यक है और वेबसाइट का है 283.89 मिलियन इसके यूज़र है। शुरू हुई थी इसकी 16 जनवरी 2007, आज से 100 साल पहले हो गया। वर्तमान इसकी सक्रिय है। अब मैं आपको बता दूं कि स्ट्रीमिंग सेवाओं में परिवर्तन कैसा हुआ था। इसकी हिस्ट्री जानने से क्या मतलब है। तो जनवरी 2007 को कंपनी ने इंटरनेट के माध्यम से ऑन डिमांडिंग स्टूडियो बेस्ड स्ट्रीमिंग मीडिया की सेवा शुरू की। हालांकि उस समय स्ट्रीमिंग के लिए केवल 1000 फिल्में उपलब्ध की, जबकि DVD पर 70,000 से ज़्यादा इनकी फिल्में थी। कंपनी कुछ समय के लिए फिल्मों को ऑनलाइन पेश करने का विचार किया, लेकिन 2000 के दशक में मध्य में डेटा गति और बैंडविड्थ इतने नहीं थे। मतलब उस समय ना यार नेट इतना ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था हर देश के अंदर, जिससे ग्राहक नेट से फिल्में डाउनलोड कर सकते थे। मतलब डायरेक्ट प्ले नहीं कर सकते, उस समय सिर्फ डाउनलोड करने का ऑप्शन था।
मूल विचार पर नेटफ्लिक्स बॉक्स था जो रात भर फिल्मों को डाउनलोड कर सकता था और अगले दिन देखने के लिए तैयार हो जाता था। 2005 तक नेटफ्लिक्स ने मूवी का अधिकार हासिल कर लिया और बॉक्स और सेवा का डिज़ाइन किया, लेकिन ये देखने के बाद यूट्यूब जैसी स्ट्रीमिंग सेवा कितनी लोकप्रिय है, उच्च परिभाषा सामग्री की कमी के बावजूद हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग करने की अवधारणा को इन्होंने ख़त्म कर दिया और स्ट्रीमिंग अवधारणा के साथ इन्होंने बदल दिया। मतलब इन्होंने देखा कि यार अब यूट्यूब इतना ज़्यादा चलने लगा है तो क्यों ना हम भी थोड़े चेंजेस किए जाए, क्योंकि अगर यूट्यूब चलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा। ये बिल्कुल होने लगा था। यूट्यूब तब तक इनकी टक्कर में आ चुका था। फरवरी 2007 में नेटफ्लिक्स ने टेक्सास में एक ग्राहक को अपनी अरबी डीवीडी पेबल्स की एक प्रति वितरित की। अप्रैल 2007 में एक नेटफ्लिक्स प्लेयर बनने के बाद रीप्ले टीवी के संस्थापक एंथनी वुड को भर्ती किया, जो स्ट्रीमिंग सामग्री को डेस्कटॉप या लैपटॉप के बजाय सीधे टेलीविज़न पर चलाने की अनुमति देता था। होस्टिंग ने अंततः अन्य हार्डवेयर निर्माताओं के साथ अंतरनेट नेटफ्लिक्स समर्थन हासिल करने के लिए प्रोत्साहन में मदद करने के लिए परियोजना का बंद कर दिया, जिसका डिजिटल मीडिया प्लेयर उत्पादक रोकू के रूप में पेश किया। और ये धीरे धीरे इसका बढ़ता ही गया। मूल प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं। 2013 से 17 2011 में नेटफ्लिक्स मूल सामग्री को विकास के रूप में प्रयास करने शुरू किए। मार्च में इसे केविन स्पेनी के नेतृत्व में राजनीतिक नाटक हाउस ऑफ द कार्डन के लिए MRP से सीधे 2 सीरीज ऑर्डर किया, जिसे अन्य अमेरिकियों ने केबल नेटवर्क को पछाड़ दिया। ये सेवा द्वारा विशेष रूप से शुरू गई पहली बार चलने वाली टेलीविज़न श्रृंखला का उदाहरण है। उसी वर्ष नवंबर में नेटफ्लिक्स ने अपने रोस्टर में 2 महत्वपूर्ण प्रोडक्शन जोड़े, कॉमेडी ड्रामा ऑरेंज इज ए न्यू ब्लैक, जो पाई मरकरमन के स्मरण पर आधारित है, और उससे पहले रद्द किए गए फॉक्स सिटकॉम का एक नया सीजन गिरफ्तार विकास 25 जनवरी 2012 को नॉर्वे के NRK 1 टेलीविज़न प्रीमियर के बाद नेटफ्लिक्स पर नॉर्वेजियन नाटक लिली हैमर के अमेरिकी अधिकार हासिल कर लिए। विशेष रूप से साप्ताहिक एपिसोड प्रीमियर के प्रारंभिक प्रसारण टेलीविज़न मॉडल से हटकर नेटफ्लिक्स ने पूरे पहले सीजन को 8 फरवरी को रिलीज करने का फैसला किया। हाउस ऑफ कार्ड्स को नेटफ्लिक्स द्वारा 1 फरवरी 2013 को रिलीज किया गया था, जिससे पहले नेटफ्लिक्स ओरिजिनल प्रोडक्शन के रूप में विपणन किया गया था। उसी महीने के अंत में नेटफ्लिक्स ने अपनी संपत्तियों के आधार पर बच्चों की टेलीविज़न श्रृंखला शुरू करने के लिए ड्रीमवर्क्स एनिमेशन के साथ समझौते की घोषणा की, जिसकी शुरुआत टर्बो फास्ट से हुई, जो इससे फिल्म में टर्बो ऑफिस स्पिन ऑफ है। ऑरेंज इज ए न्यू ब्लैक का प्रीमियर जुलाई 2013 में होगा। नेटफ्लिक्स ने कहा कि ऑरेंज इज न्यू ब्लैक जब अपनी तक देखी जाने वाली सबसे मूल श्रृंखला है। ऑरेंज इज ए न्यू ब्लैक इनकी सबसे हाईएस्ट देखे जाने वाली श्रृंखला है अभी तक की। इन सभी में केबल और प्रसारण टीवी सफल शो के बराबर दर्शक थे। मार्च 13, 2023 को नेटफ्लिक्स पर एक फेसबुक शेयरिंग फीचर को भी जोड़ा, जिससे संयुक्त राज्य ग्राहकों अमेरिका के ग्राहकों को अनुमति देकर अपने दोस्तों द्वारा देखे गए और दोस्तों के पसंदीदा तक पहुंचने की सुविधा मिली। 2013 तक शुरुआत में वीडियो को गोपनीयता संरक्षण अधिनियम संशोधित किए जाने तक यह कानूनी नहीं था। 1 अगस्त 2013 को नेटफ्लिक्स ने प्रोफाइल सुविधा को फिर से शुरू किया और 5 उपयोगकर्ता प्रोफाइल को समायोजित करने की इन्होंने अनुमति दी, जो कि एक शानदार था। नवंबर 2013 में मार्वल टेलीविज़न SCV स्टूडियोज ने घोषणा की कि नेटफ्लिक्स ने मार्वल कॉमिक्स के पात्रों डेवरडेविल, जोसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, ल्यूक केज पर आधारित 4 टेलीविज़न श्रृंखलाओं में एक सेलेक्ट का ऑर्डर दिया। 4 श्रृंखलाओं में से प्रत्येक 13 एपिसोड का प्रारंभिक ऑर्डर मिला, जिससे एक नेटफ्लिक्स ने एक डिस्कवर्स मिनी सीरीज का भी ऑर्डर दिया, जो एक साथ बांध देगा। डेवरडेविल और जोसिका जोन्स का प्रीमियर 2015 में हुआ। ल्यूक केज श्रृंखला का प्रीमियर 30 सितंबर 2016 को। इसके बाद 17 मार्च 2017 को आयरन फिस्ट और 18 अगस्त 2017 को द डिफेंडर्स। मार्वल की कंपनी डिज्नी के बाद नेटफ्लिक्स के साथ अन्य समझौते के साथ प्रयास किया, जिससे एनिमेटेड स्टार वार्स श्रृंखला स्टार वार्स द क्लोन वार्स और का एक नया 6ठा सीजन। फरवरी 2014 में नेटफ्लिक्स इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के साथ
नए समझौते शुरू किए, जिसकी शुरुआत कॉमकॉर्ड, जिससे पहले ग्राहकों ने नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग करते समय बार बार बफरिंग की शिकायत की थी, ताकि सेवा को उनके नेटवर्क से सीधा कनेक्शन प्रदान किया जाए। अप्रैल 2014 को नेटफ्लिक्स ने सेवा की मूल परियोजना बनाने के लिए अंडरस्टैंड डेवलपमेंट में निर्माता मिशेल हर्विटीज, उनकी प्रोडक्शन फर्म इन द हाउस कंपनी के साथ एक बहुआयामी समझौते किए और उस पर हस्ताक्षर भी किए। इसके आगे की बात करूं तो दोस्तों 2014 में नेटफ्लिक्स में मूल परियोजना बनाने के बाद अंडरस्टैंड डेवलप मिशेल और उनकी प्रोडक्शन कंपनी के साथ समझौता करने के बाद नेटफ्लिक्स ने सोनी पिक्चर एनिमेशन द्वारा निर्मित फिल्मों के स्ट्रीमिंग अधिकार हासिल करी। इसे चुपचाप एक अद्यतन लोगो और एक चापलूसी उपस्थिति और अद्यतन टाइपोग्राफी के साथ पेश करना शुरू किया। 2017 की बात करूँ तो नेटफ्लिक्स ने MG राइट्स मैनेजमेंट के साथ संगीत प्रकाशन पर भी समझौते किया और हस्ताक्षर किए, जिसके तहत MG नेटफ्लिक्स की मूल सामग्री से जुड़े संगीत के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर के अधिकारों की देखरेख करेगा। नेटफ्लिक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के इन हाउस कार्यों को भी संभालना जारी रखा। नेटफ्लिक्स में बाइड्यू को स्वामित्व वाले एक चीनी वीडियो स्ट्रीमिंग QY के साथ एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया, ताकि चैनल नेटवर्क मूल सामग्री को प्लेटफॉर्म पर चीन में वितरित करने की अनुमति मिल सके। 7 अगस्त 2017 को नेटफ्लिक्स कॉमिक बुक मार्क मिलर के निर्माता स्वामित्व वाली प्रकाशन मिलर वर्ल्ड का अधिग्रहण किया। ये खरीदारी नेटफ्लिक्स द्वारा किया गया पहला कॉर्पोरेट अधिग्रहण है, जो 14 अगस्त नेटफ्लिक्स में गोंडा राइम्स और प्रोडक्शन कंपनी शोलैंडा का एक विशेष सौदा था। सितंबर 2017 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि उदाहरण के दौरान वाईफाई प्रदान करने वाली रिलायंस कंपनी कॉम ब्रॉडबैंड मोबाइल तकनीक की पेश करेगा, ताकि यात्री विमान में रहते हुए भी फिल्म का नेटफ्लिक्स पर फिल्म देख सकें। सितंबर 2017 में विरासत मंत्री मौलाना जोली ने ये घोषणा की कि उनकी नेटफ्लिक्स कनाडा में सामग्री निर्माण के लिए अगले 5 वर्षों में $500 मिलियन का निवेश करने पर सहमत हुए। कंपनी इस बात की जानकारी इस बात से इनकार किया कि सौदा का उद्देश्य केवल क्षेत्र में टैक्स में छूट देना था। नेटफ्लिक्स ने दिसंबर 2018 इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और इसके बाद नवंबर 17 में नेटफ्लिक्स ऑरेंज इज द न्यू ब्लैक निर्माता जॉनी कोहेन के साथ विशेष बहुवर्षीय समझौते हस्ताक्षर किए। दोस्तों, नेटफ्लिक्स के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, पर हर बार हम नई बातें बताते हैं बेसिक बातों के साथ, ताकि जो नई व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे से जान सके। वैन सिटी यौन मामलों के कारण वैन सिटी कंपनी के साथ 75वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ पार्टी में सह मेजबानी से नाम बांधे। और इसके बाद 17 से 20 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों में विस्तार। नवंबर 2017 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की वह अपनी पहल मून कोलंबियाई श्रृंखला बनाएगी, जिसका कार्यकारी निर्माता सीरो गुएरा होगा। दिसंबर 2017 में नेटफ्लिक्स ने सिंथेटिक थैंक्स निर्देशक निर्माता शॉनी लेवन की प्रोडक्शन कंपनी 21 लैब्स एंटरटेनमेंट द्वारा 4 साल का करार किया। 2017 में नेटफ्लिक्स ने टेम्पी चवेल लुइस क्रिस रॉक जैमिंग बिल्ड स्टैंड अप कॉमेडी बनाने के लिए विजिट करने में निवेश किया। इसके बाद इनका काम बढ़ता ही गया और अभी आप देख ही पा रहे हैं कि इन्होंने किस हद तक काम करना शुरू कर दिया है। इनका मेन कारण ये था कि एक सबसे अच्छी कंपनी थी और सबसे अच्छे इनके CEO थे, जिन्होंने टेंडर्स इन्होंने काम किया। इन्होंने गेमिंग में भी स्टार्ट किया, DVD का अंत, और मार्च 2021 में नेटफ्लिक्स से 36 साथ किसी भी स्टूडियो में तुलना सबसे अधिक अकादमी पुरस्कार अर्जित किए थे। नेटफ्लिक्स के 7 अकादमी पुरस्कार जीते थे, जो किसी भी स्टूडियो द्वारा सबसे अधिक था। उस वर्ष नेटफ्लिक्स ने 44 जीत के साथ किसी अन्य नेटवर्क स्टूडियो की तुलना में सबसे अधिक एमी पुरस्कार जीते थे, जिसने 1974 CBM द्वारा निर्धारित एक वर्ष से सबसे अधिक एमी जो है एमी जो अवार्ड्स है इसको जीतने का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। सोनी पिक्चर एंटरटेनमेंट नेटफ्लिक्स के एक समझौते की घोषणा की 2022 में शुरू होने वाली अपने रिलीज के लिए US पर टेलीविजन विंडो अधिकार रखने वाले स्टार की जगह लेने के लिए सोनी पिक्चर्स ने एनिमेशन के साथ मौजूद समझौते पर विचार करने के लिए की है। और ये इसका काम बढ़ता ही गया और अब आप देख पा रहे हैं कि
इन्होंने कितना वैश्विक उपलब्धता किस तरीके से हुई मैं आपको बता दूं। नेटफ्लिक्स चीन, उत्तर कोरिया, सीरिया को छोड़कर हमारा हर देश और हर क्षेत्र में उपलब्ध है। जनवरी 2016 में नेटफ्लिक्स घोषणा की कि वीपीएन को ब्लॉक करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके उपयोग से ऐसे देश को वीडियो देखने के लिए किया जा सकता है जहाँ वे अनुपलब्ध है। वीपीएन का ब्लॉक का परिणाम यह है कि लोगों ने न केवल दुनिया भर में उपलब्ध वीडियो ही देख सकते हैं, बल्कि अन्य वीडियो खोज परिणाम से छुपे हैं। नेटफ्लिक्स पर विविधता मौजूद है। हिबू और दाएं बाएं इंटरफेस अभिन्यास है, जो कई बाजारों में एक सामान्य स्थायीकरण रणनीति है। जराई उपयोगकर्ता इंटरफेस के स्थानीयकरण को परिभाषित कर कुछ क्षेत्रों में नेटफ्लिक्स अधिक किफ़ायती मोबाइल ओनली सदस्यता प्राप्त करता है। और इन्होंने हर डिवाइस के लिए इन्होंने काम किया है और मूल प्रोग्रामिंग इनको बताई दी। फिल्म और टेलीविज़न सौदे, गेमिंग भी बनाता है। एपीआई इन्होंने किया, पुरस्कार मैं आपको बता ही दिया, और क्रिटिसिज्म भी इन्होंने झेलना पड़ा। और 2010 के में बाज़ार तक पहुंच गया था, लेकिन इन्हें कई व्यक्तियों द्वारा किराए शिकार होना पड़ा। जो इससे सीखने की बात मिलती दोस्तों, ग्राहकों ने नेटफ्लिक्स की पेशकश और मूल्य वृद्धि के बारे में शिकायत की, जो कंपनी के डीवीडी किराए स्ट्रीमिंग सेवाओं को अलग करने के फैसले के बाद से, जिसे तुरंत उलट दिया। जैसे ही नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग ने अपने स्ट्रीमिंग आउटपुट को बढ़ाया तो ग्राफिक हिंसा तक पहुंच गया, और सीमित करने के लिए सनसनी और चंद विज्ञान को बढ़ावा देने जैसे मुद्दों के लिए दर्शकों की सलाह को शामिल करने के लिए कॉल का सामना करना पड़ा। नेटफ्लिक्स की सामग्री बंद कैप्शन, गुणवत्ता की कमी कारण विकलांगता अधिकार आंदोलन समर्थकों द्वारा भी आलोचना की गई। कुछ मीडिया संगठनों और प्रतिस्पर्धियों के मूल प्रोग्रामिंग, चुनिंदा रेटिंग और दर्शक संख्या जारी करने के लिए नेटफ्लिक्स की आलोचना की गई। कंपनी अपनी सफलता को प्रमाणित करने के लिए डेटा प्रदान किए बिना स्वयंसाग्रत अनुमानित वीडियो का उपयोग करके बिना दर्शकों के रिकॉर्ड के बारे में दावे किया। मार्च 2022 में कुछ सरकारी एजेंसियों ने प्लेटफॉर्म के उपयोग में वृद्धि के कारण, ब्रॉडबैंड ऊर्जा खपत में वृद्धि के कारण नेटफ्लिक्स अन्य स्ट्रीमिंग सेवाओं को सीमित करने के लिए कहा। जवाब में कंपनी ने घोषणा की यूरोप में सभी स्ट्रीमिंग बिट दर कम कर देगी, जिससे यूरोपीय नेटफ्लिक्स ट्रैफिक लगभग 25% कम हो जाएगा। यही कदम के बाद भारत में भी उठाए गए। मई 2022 में नेटफ्लिक्स के शेयरधारक इम्पेरियल इन्वॉक ट्रस्ट ने अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में कंपनी के पर मुकदमा भी दायर किया गया, लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं हुआ और ये कंपनी अभी भी अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, कैसा रहा ये वीडियो, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बर्निंग बॉडी मूवी यानी एक तरह से मिनी सीरीज के बारे में जाना, जो कि नेटफ्लिक्स पर आपको मल्टीपल लैंग्वेजों पर देखने को मिली है। हिंदी, इंग्लिश के साथ और भी कई लैंग्वेज है। आप अपनी कंट्री के हिसाब से दिए गए लिंक से चेक कर सकते हो। बाकी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर आप जाकर चेक कर सकते हो। बाकी आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो तभी आप इसे देख पाओगे। बाकी आप यदि नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। यदि उससे लेते हो तो आपको 50 से 60% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस मिनी सीरीज़ के बारे में जानकारी आपको दी। यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।